हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई एम रमन सिंगला। आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अ लॉयर बाय प्रोफेशन and practicing in this field, that is indirect taxation. I am a faculty for CA IPCC indirect taxation and CA final indirect taxation. Friends, आज जब भी हम being a company अगर किसी टैक्स एडवाइस लेने की बात करते हैं, अगर किसी भी कंपनी को लेट सपोज डीएलएफ को एग्जाम्पल देते हैं हम डीएलएफ का। लेट सपोज डीएलएफ हैज टू आस्क सर्टेन क्वेरी। डीएलएफ ने कोई ट्रांजैक्शन करी, डीएलएफ ने एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करी। अब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के बाद डीएलएफ सोच रही है वेदर ही इज रिक्वायर्ड टू पे एनी टैक्स ऑन दैट कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग और नॉट। तो फ्रेंड्स आप सारे बताइए, तो वो किस कंसल्टेंट से जाकर उसके बारे में बात करेगा कि वेदर टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी पेड और नॉट। फ्रेंड्स, डीएलएफ के सामने सिर्फ एक ही नाम होगा और वो नाम होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट का। इसका मतलब पूरे इंडिया में, इन द एंटायर इंडिया, जिसको भी टैक्स के बारे में एडवाइस लेनी है, टैक्स के बारे में कोई लीगल ओपिनियन कंसीडर करना है, तो उसको एक के पास आना पड़ेगा और वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट। Considering the importance of this subject in the entire lifespan of chartered accountant, friends, CA Institute ने आपके CIPCC टैक्सेशन को CIPCC में भी कवर किया है और CA फाइनल में भी कवर किया है। एंड आई एम रमन सिंगला, आई एम योर फैकल्टी फॉर CA IPCC इनडायरेक्ट टैक्सेशन पार्ट। CIPCC में आप सबने देखा होगा कि CA IPCC के कोर्स करिकुलम में जो CA इंस्टीट्यूट ने टैक्सेशन को कवर किया है, उसने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। आपने देखा है इसको दो पार्ट में। आप बताओ दो पार्ट कौन कौन से? हाँ जी, आप बताइए दो पार्ट कौन कौन से? हाँ जी, ठीक है। दो पार्ट जो हमारे हैं CA IPCC टैक्सेशन में, CA IPCC में टैक्सेशन इज पेपर 4। पेपर 4 में आपका है पार्ट ए इज डायरेक्ट टैक्स एंड आपका पार्ट बी इज इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स इज फॉर 50 मार्क्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स इज फॉर 50 मार्क्स। देयरफॉर आपने देखा कि जो टैक्सेशन का एस्पेक्ट है, ये आपके CIPCC टैक्सेशन में दो पार्ट में कवर किया गया है। एक फ्रेंड्स डायरेक्ट टैक्स 50 मार्क्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स इज फॉर 50 मार्क्स। आई विल बी टीचिंग यू इनडायरेक्ट टैक्सेशन पार्ट एंड दिस इज फॉर 50 मार्क्स। अब हम एक बार देखते हैं, आपसे डिस्कस करते हैं, क्या कोई बताएगा हमें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। हाँ जी, आप सोचिए कि इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस क्या क्या है। क्या कोई डिफरेंस होगा? डिफरेंस तो हो गई। डिफरेंस अगर नहीं होता तो इन दोनों को अलग अलग पार्ट क्यों बनाया जाता? इसलिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। अगर हम प्रिसाइसली आपसे बात करें कि डायरेक्ट टैक्स में कौन सा टॉपिक कवर है और इनडायरेक्ट टैक्स में कौन सा टॉपिक कवर है, आप देखिए कि डायरेक्ट टैक्स में जो टॉपिक कवर होता है वो होता है आपका इनकम टैक्स का। इनडायरेक्ट टैक्स में जो टॉपिक कवर है, आप बताएंगे इनडायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से टॉपिक कवर हैं? आपने अपने CA इंस्टीट्यूट का करिकुलम तो देखा ही होगा। आप बताओ इनडायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से टॉपिक्स कवर हैं? तो एक टॉपिक जो कवर है वो है आपका एक्साइज, दूसरा है कस्टम, थर्ड इज सर्विस टैक्स, फोर्थ इज वैट एंड फिफ्थ इज CST। And all these are for 50 marks. तो आपको CIPCC लेवल पे 6 टॉपिक पढ़ने हैं। 6 कौन कौन से? एक तो आपको पढ़ना है इनकम टैक्स, एक आपको पढ़ना है एक्साइज, एक कस्टम, एक सर्विस टैक्स, एक वैट, एक CST। ये जो हम आपके सिलेबस की बात कर रहे हैं, ये हम आपके सिलेबस की बात
हम नवंबर 2014 की बात कर रहे हैं हम आपसे, नवंबर 2014 की। नवंबर 2014 में आपके इनडायरेक्ट टैक्स पार्ट में 5 टॉपिक कवर हैं। आपने मई 2014 का अगर सिलेबस देखा होगा तो मई 2014 में सिर्फ ये 2 टॉपिक कवर थे, सिर्फ ये 2 टॉपिक कवर। कौन कौन से? एक सर्विस टैक्स और एक वैट। लेकिन सीए इंस्टीट्यूट ने आपके नवंबर 2014 में ये 5 टॉपिक कवर कर दिए। तो आपको कैसा लग रहा है? क्या 5 टॉपिक कवर करना आपके लिए सही बात है या आपके लिए गलत बात है? बताइए आप। पहले आपके 2 टॉपिक कवर थे, अब आपके सिर्फ 5, अब आपके 5 टॉपिक कवर हैं। तो आपको कैसा लग रहा है? 2 टॉपिक ज्यादा सही थे या 5 टॉपिक ज्यादा सही हैं? बीइंग अ स्टूडेंट आपको लग रहा होगा कि अब सीए इंस्टीट्यूट ने हमारे साथ गलत किया, क्योंकि जो हमें 2 टॉपिक पढ़ने पड़ते थे 50 मार्क्स के, अब फॉर द सेम मार्क्स हमें 5 टॉपिक पढ़ने हैं। तो जो है सो है, हमें पढ़ना तो है ही सारा कुछ। और पहले क्या होता था? पहले आपका सर्विस टैक्स 25 मार्क्स का आता था, वैल्यू एडिड टैक्स 25 नंबर का आता था। लेकिन अब फ्रेंड्स ऐसी कोई बाइफर्केशन नहीं है, 5 टॉपिक आपके 50 नंबर के आएंगे। 5 टॉपिक्स में कोई भी एक टॉपिक आपका 25-30 नंबर का भी आ सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी भी टॉपिक में से उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं है। इसका मतलब देयर इज नो सच बाइफर्केशन फॉर दी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन दीज 5 टॉपिक्स। आपको ये 5 टॉपिक पढ़ने। अब आपसे डिस्कस करते हैं कि आई एम योर फैकल्टी फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेशन। अब इनडायरेक्ट टैक्सेशन का जो सब्जेक्ट है आपका, ये आपका फाइनल में भी आएगा, फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स में भी आएगा। इसका मतलब फ्रेंड्स इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस को देखते हुए हमें इस सब्जेक्ट को एडवांस लेवल का पढ़ना पड़ेगा। अब आप बताओ, इनडायरेक्ट टैक्स में एक्साइज, कस्टम, सर्विस टैक्स, वैट, सीएसटी, आपने किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सुना हुआ है कभी? अच्छा आप बताओ, आपने इनकम टैक्स के बारे में सुना है कभी? इनकम टैक्स के बारे में क्या सुना आपने? इनकम टैक्स के बारे में बताओ, इनकम टैक्स क्या होता है? इनकम टैक्स एक टैक्स है जो किस पर लगता है? वो इनकम पर लगता है। इसका मतलब इनकम टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी पेड ऑन इनकम। आप एग्जांपल दो, आप एक कंपनी में जॉब करने गए, आपको कंपनी ने ईयरली 10 लाख रुपीस पे किए, ठीक है? आपने कंपनी में जॉब करी और आपको कंपनी ने 10 लाख रुपए की सैलरी दी। आप बताओ, क्या ये 10 लाख रुपए की आपकी इनकम है या नहीं है? क्या 10 लाख रुपए की आपकी इनकम है ये? हाँ जी, 10 लाख की आपकी इनकम है। अगर आपकी ये इनकम है, क्या आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा या नहीं पे करना पड़ेगा? पड़ेगा। आपने घर में सुना होगा, आपके फादर कहते होंगे कि हमने अभी इनकम टैक्स पे करना है, क्योंकि आपके फादर इनकम कमाते हैं। अब इनकम कमाते हैं तो इनकम टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा। किसी को आइडिया है इनकम टैक्स का रेट कितना है? हाँ जी, आप बताओ, इनकम टैक्स का रेट कितना है? 20%? नहीं, गलत। और कोई बताओ, व्हाट इज द रेट ऑफ इनकम टैक्स? 30%? हाँ जी, या दिस इज द करेक्ट आंसर। इनकम टैक्स का जो रेट है आपका, वो रेट आपका 30% का रेट है। इसका मतलब अगर आपने 10 लाख की इनकम कमाई तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे? आपको 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। क्या ये 3 लाख रुपए देने सही है या गलत है? आप बताओ, इस 3 लाख रुपए का करती क्या होगी गवर्नमेंट? इस 3 लाख रुपए से गवर्नमेंट अपने सारे डिफेंसेस का ध्यान देती है और पूरे जो भी इनकम होती है उसको इलैबोरेट करती है प्रॉपरली। इंडिया के पास जो टैक्सेशन की रेवेन्यू आती है पूरे साल में, किसी ने सोचा इसके बारे में कितनी रेवेन्यू आती है इनकम टैक्स की? इनकम टैक्स की रेवेन्यू जो आती है वो आती है 12 लाख करोड़ रुपए। कितनी? 12 लाख करोड़ रुपए। इसका मतलब जो भी टैक्सेशन से रेवेन्यू, इससे 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 जो भी टैक्सेशन की रेवेन्यू आती है वो सारी रेवेन्यू 1 लाख रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए पर मंथ की रेवेन्यू आती है गवर्नमेंट के पास। तो आपने ये जो 10 लाख के ऊपर 3 लाख रुपए पे किए थे, क्या ये भी उस 1 लाख करोड़ का पार्ट है या नहीं? यस, ये भी उस 1 लाख करोड़ का पार्ट है। तो क्या 1 लाख करोड़ का गवर्नमेंट कुछ करती होगी?
हाँ जी करती है सारे, फ्लाईओवर्स बनाती है, डिफेंस वालों को देती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लगाती है। तो ये सारे खर्चे गवर्नमेंट को करने बहुत जरूरी होते हैं, जिससे उसकी रेवेन्यू क्या होती है, उसकी रेवेन्यू होती है टैक्सेस, जो आपको पे करने होते हैं। तो आपने कौन सा टैक्स पे किया, आपने पे किया इनकम टैक्स, जो किस पे लगता है, इनकम टैक्स किस पे लगता है, इनकम टैक्स लगता है इनकम पे। अब हम आपसे डिस्कस करते हैं इन सारे टैक्सेस के बारे में, एक्साइज, कस्टम, सर्विस टैक्स, वैट, सीएसटी, कि ये कौन कौन से टैक्सेस हैं, कितनी डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा इनके बारे में, और ये पढ़ने के बाद आपको क्या क्या चीज क्लियर होगी। हम डिस्कस करते हैं अपने इन सारे टैक्सेस के बारे में। चलो आप बताओ हमें, पहले सबसे सर्विस टैक्स के बारे में डिस्कस करते हैं आपके साथ। अभी मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, प्रो एजुकेशन इज गिविंग यू अ सर्विस। बताइए ध्यान से, कौन सी सर्विस है ये, प्रो एजुकेशन आपको कौन सी सर्विस दे रहा है, हाँ जी बताओ कौन सी सर्विस दे रहा है प्रो एजुकेशन आपको। प्रो एजुकेशन इज गिविंग यू अ कोचिंग सर्विस, प्रो एजुकेशन इज गिविंग यू अ कोचिंग सर्विस। आप बताओ, लेट सपोज द फीस फॉर टैक्सेशन इज ₹10,000, लेट सपोज द फीस इज 10,000। आप बताओ, क्या प्रो एजुकेशन ने आपको 10,000 रुपए की सर्विस दी या नहीं दी। यस, प्रो एजुकेशन ने आपको 10,000 रुपए की सर्विस दी। आप बताओ, क्या प्रो एजुकेशन को इस 10,000 रुपए पर सर्विस टैक्स देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। सर्विस टैक्स का मतलब सुनते ही आपके माइंड में क्या आ रहा है, मतलब सर्विस टैक्स जैसे ही आपने सुना आपको क्या लग रहा है, सर्विस टैक्स सुनते ही आपको क्या लग रहा है, सर्विस टैक्स सुनते ही आपको लगना चाहिए कि ये एक ऐसा टैक्स है जो सर्विस पे लगता है। इनकम टैक्स सुनते ही आपको ये लगना चाहिए कि ये ऐसा टैक्स है जो इनकम पे लगता है। इसका मतलब जो टैक्स सर्विस पे लगता है उसे हम कहते हैं सर्विस टैक्स, जो टैक्स लगता है इनकम पे उसे हम कहते हैं इनकम टैक्स। क्या हमें इनकम कौन कौन सी होती है ये देखने की जरूरत है या नहीं, हमें ये देखने की जरूरत है। ये आपको कहां पता चलेगा कि इनकम कौन कौन सी होती है, ये आपको पता चलेगा अपने डायरेक्ट टैक्स की क्लास में। अभी हम देखते हैं सर्विस टैक्स के बारे में। आप बताओ, सर्विस टैक्स लगता है सर्विस पे, क्या ये हमें ये देखने की जरूरत है कि ये सर्विस कौन कौन सी है, ये देखने की हमें जरूरत है कि व्हाट आर दी सर्विसेज। कोई बताएगा हमें ये देखने की जरूरत क्यों है कि सर्विस कौन कौन सी है। यस, हाँ जी बताइए आप। ओके ठीक है, इन्होंने बताया हमें कि सर्विस देखने की जरूरत है हमें, और ये इसलिए है क्योंकि जो भी चीज सर्विसेज हो गई उस पे हमें सर्विस टैक्स देना पड़ेगा। एक मैंने आपको एग्जांपल दिया कोचिंग सर्विस का कि वी आर गिविंग यू दी कोचिंग सर्विस, तो ये सर्विस है तो इसके ऊपर सर्विस टैक्स लग गया। और कोई एग्जांपल देगा सर्विसेज का, और कोई सर्विसेज का एग्जांपल, हाँ जी बताओ आप, सर्विसेज का एग्जांपल। ठीक है, इन्होंने बोला कंस्ट्रक्शन सर्विस। क्या इनका आंसर सही था या गलत था। इनका आंसर बिल्कुल सही था, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो सर्विस। देयरफॉर ध्यान से सोच के बताना आप, देयरफॉर कंस्ट्रक्शन कौन करता है, डीएलएफ। लेट्स सपोज डीएलएफ ने कंस्ट्रक्शन करी और आपको एक बिल्डिंग बना के दे दी, उसने आपने बिल्डिंग आपके लिए बनाई और आपसे 1 करोड़ रुपए ले लिए। ठीक है, आप बताओ इस 1 करोड़ क्या ये उसने सर्विस के लिए लिए, वेदर ही हैज टेकन ₹1 करोड़ फॉर द सर्विस एस्पेक्ट। हाँ जी, उसने सर्विस के लिए लिए। तो जब उसने ये 1 करोड़ रुपए सर्विस के लिए लिए, क्या इसके ऊपर सर्विस टैक्स लग सकता है, नहीं लग सकता। यस, इसके ऊपर सर्विस टैक्स लग सकता है। देयरफॉर हमने ब्रॉडली डिस्कस किया कि सर्विस टैक्स लगता किस पे, सर्विस टैक्स लगता है सर्विस पे। तो एक एग्जांपल दिया आपको किस चीज का, कोचिंग सर्विस का। दूसरा एग्जांपल दिया किस चीज का आपको, दूसरा एग्जांपल दिया कंस्ट्रक्शन सर्विस का। तीसरा आंसर आप बताइए, तीसरा एग्जांपल सर्विस का। तीसरा एग्जांपल हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी का। आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, आप बताओ क्या इलेक्ट्रिसिटी वाले आपको सर्विस दे रहे हैं। आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, क्या इलेक्ट्रिसिटी वाले आपको सर्विस दे रहे हैं। यस, आपको सर्विस दे रहे हैं। अगर वो आपको सर्विस दे रहे हैं तो क्या सर्विस टैक्स लग सकता है, नहीं लग सकता।
बिल्कुल लग सकता है सर्विस टैक्स। अगर वो आपको सर्विस दे रहे हैं तो सर्विस टैक्स लग जाएगा। देयरफॉर इलेक्ट्रिसिटी इज अ सर्विस, इसलिए हमें उसके ऊपर सर्विस टैक्स देना पड़ेगा। और सर्विसेज का एग्जांपल दो आप, और सर्विस का एग्जांपल दो। आप मूवीज देखने गए, आप मूवी देखने गए, मूवी के लिए टिकट आपकी थी 200 रुपए की, मूवी देखने गई टिकट थी आपकी 200 रुपीज की। आप ध्यान से सोच के बताइए, क्या वो मूवी हॉल आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है? क्या वो मूवी हॉल आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है? यस, मूवी हॉल आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। देयरफॉर जब वो मूवी वाले आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या वो 200 के ऊपर सर्विस टैक्स लेंगे आपसे या नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे, क्योंकि सर्विस टैक्स लगता कब है? सर्विस टैक्स लगता है जब कोई सर्विस प्रोवाइड करता है। इसका मतलब कहीं भी आप देखोगे सर्विस प्रोवाइड हो रही है तो वहां पर क्या लग जाएगा? वहां पर सर्विस टैक्स लग जाएगा। ध्यान से सोचना, दिल्ली में मेट्रो चलती है, मेट्रो आपसे 25 रुपए लेती है आने जाने के। क्या मेट्रो आपको सर्विस दे रही है या नहीं दे रही? हाँ जी बताओ आप, वेदर मेट्रो इज प्रोवाइडिंग यू दी सर्विस? यस, वो सर्विस दे रही है आपको। सर्विस दे रही है तो क्या 25 रुपए की टिकट पे वो आपसे सर्विस टैक्स लेगी या नहीं लेगी? सर्विस टैक्स लेगी आपसे, क्योंकि सर्विस दे रही है तो सर्विस टैक्स ले रही है। इसका मतलब सर्विस टैक्स लगता किस पे? सर्विस टैक्स लगता किस पे? हाँ जी बताइए आप, सर्विस टैक्स लगता किस पे? बिल्कुल ठीक, सर्विस टैक्स लगता है सर्विसेज पे। तो आपको ये देखने की जरूरत है कि सर्विसेज कौन कौन सी हैं। आप बस से ट्रेवल करते हो, एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, बस आपसे लेती है 500 रुपए। लेट सपोज बस ने लिए आपसे 500 रुपए, आप एक जगह से दूसरी जगह गए, बस ने आपने लिए 500 रुपए। आप बताओ क्या बस ने आपको सर्विस दी? हाँ जी, बस ने आपको सर्विस दी। देयरफॉर अगर बस ने आपको सर्विस दी, क्या बस वाले भी सर्विस टैक्स लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? यस, बस वाले सर्विस टैक्स लगाएंगे, क्योंकि वो आपको क्या दे रहे हैं? वो आपको सर्विस दे रहे हैं। इसका मतलब सर्विस टैक्स लगता है सर्विस पे। और एग्जांपल बताओ सर्विस टैक्स के, आप सर्विसेज के एग्जांपल बताओ आप देखो, आप स्कूल में गए थे, स्कूल वाले आपसे एजुकेशन के लिए फीस लेते थे। लेट सपोज उन्होंने आपसे एजुकेशन के लिए 5000 रुपीज लिए। क्या स्कूल वाले आपको एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं? यस, स्कूल वाले आपको एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर स्कूल वाले आपको एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या वो सर्विस टैक्स लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? यस, वो सर्विस टैक्स आपके ऊपर लगाएंगे, क्योंकि वो सर्विस दे रहा है, सर्विस दे रहा है तो उसके ऊपर सर्विस टैक्स लग जाएगा। और एग्जांपल बताओ आप सर्विस टैक्स के। हम एग्जांपल देते हैं, हम बाय एयर मूवमेंट करते हैं, हम बाय एयर दिल्ली से जाते हैं बेंगलोर, बाय एयर गए फ्रॉम दिल्ली टू बेंगलोर। आप बताओ क्या एयरलाइन कंपनीज, हम एयर इंडिया से ट्रेवल करते हैं दिल्ली से बेंगलोर, और एयर इंडिया की हमारी टिकट है 15,000 रुपए की। ठीक है, फैक्ट्स क्लियर हैं। हमने 15,000 रुपए की टिकट ली फॉर ट्रेवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, दिल्ली टू बेंगलोर। आप बताओ क्या ये एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया क्या हमें सर्विस दे रही है या नहीं दे रही? क्या एयर इंडिया में सर्विस दे रही है? यस, एयर इंडिया में सर्विस दे रही है। तो सर्विस दे रही है तो फ्रेंड्स आप बताइए क्या इसके ऊपर सर्विस टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? यस, इसके ऊपर सर्विस टैक्स लगेगा। आप किसी एंटरटेनमेंट इवेंट पे जाते हो, एंटरटेनमेंट इवेंट का एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे आप कहीं फन एंड फूड विलेज चले गए, आप वर्ल्ड्स ऑफ वंडर चले गए, वाटर पार्क में बहुत लोग खेलने कूदने जाते हैं, आप वहां चले गए, वहां की टिकट थी आपकी 1000 रुपीज की आपकी टिकट थी। आप ध्यान से सोच के बताओ क्या 1000 रुपीज की टिकट पे सर्विस टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? क्या वो आपको सर्विस दे रहे हैं? यस, वो आपको एंटरटेनमेंट सर्विस दे रहे हैं। अगर वो आपको एंटरटेनमेंट सर्विस दे रहे हैं तो क्या सर्विस टैक्स लग सकता है या नहीं लग सकता? यस, उसके ऊपर हम सर्विस टैक्स लगा सकते हैं आपके ऊपर, क्योंकि वो आपको क्या कर रहे हैं? वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब आपने सर्विस टैक्स कब देना है? जब वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे होंगे तो सर्विस टैक्स लग जाएगा। अब एक और एग्जांपल लो आप, अमिताभ बच्चन, आप जानते हो अमिताभ बच्चन को? हाँ जी, हम सब जानते हैं। अमिताभ बच्चन एक मूवी में आए, मूवी में आने के लिए उन्होंने प्रोड्यूसर से 10 करोड़ रुपए लिए। अमिताभ बच्चन मूवी में आए, मूवी में आने के लिए उन्होंने प्रोड्यूसर से 10 करोड़ रुपए लिए। आप ध्यान से सोच के बताना, क्या ये अमिताभ बच्चन जो 10 करोड़ रुपए ले रहे हैं प्रोड्यूसर से, क्या ये सर्विसेज के ले रहे हैं या नहीं ले रहे?
क्या ये प्रोड्यूसर से सर्विसेज के ले रहे हैं? क्या ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनको? यस, ये अमिताभ बच्चन जो प्रोड्यूसर को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो सर्विस है। अगर ये सर्विस है तो आप बताइए क्या सर्विस टैक्स लग सकता है नहीं लग सकता? यस, इसके ऊपर सर्विस टैक्स लग सकता है। देयरफॉर इन ऑल द ट्रांजैक्शन व्हाट वी हैव टू सी दैट वेदर दैट ट्रांजैक्शन इज अ सर्विस ट्रांजैक्शन और नॉट। अगर वो सर्विस ट्रांजैक्शन हो गई तो सर्विस टैक्स लग जाएगा उसके ऊपर। चलो आप एक और एग्जांपल बताओ। अब इतने सारे एग्जांपल, आप एक और एग्जांपल बताओ। आप रेस्टोरेंट में जाते हो, रेस्टोरेंट में जाके आपने खाना खाया, ठीक है, आप रेस्टोरेंट में गए, रेस्टोरेंट में जाके आपने खाना खाया, खाने का बिल आ गया 5,000 रुपए का। आप बताओ क्या वो 5,000 रुपए के ऊपर आपको टैक्स देना है या नहीं देना? क्या वो 5,000 रुपए के ऊपर जो आपका बिल आया खाने का, क्या आपको सर्विस टैक्स देना है या नहीं देना? ध्यान से सोच के बताओ आप इसका आंसर। नहीं, क्यों नहीं देना टैक्स? क्योंकि गुड्स है वो। इनका आंसर है, अभी इनका आंसर है कि हमें टैक्स नहीं देना। क्यों नहीं देना? क्योंकि ये कह रहे हैं कि जो हमने 5,000 रुपए का बिल आया वो फूड का बिल आया, और फूड सर्विस तो है नहीं। बिल्कुल सही जवाब। क्या इनका आंसर सही लग रहा है आपको? हाँ जी, बिल्कुल सही लग रहा है इसका आंसर। और कोई बताओ, क्या 5,000 रुपए के ऊपर हम सर्विस टैक्स देंगे नहीं देंगे? जो हमारा खाने का एक्सपेंस आया, रेस्टोरेंट में हम गए खाना खाने, क्या 5,000 रुपए के ऊपर हम सर्विस टैक्स देंगे या नहीं देने? हाँ जी, आप बताओ। ठीक है, ठीक है। इनका आंसर है, इन्होंने आंसर बताया कि सर 5,000 रुपए के ऊपर हम सर्विस टैक्स इसलिए दे सकते हैं क्योंकि जो खाने के एक्सपेंसेस हैं वो 5,000 रुपए के नहीं है। हम मॉल में जाते हैं, हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, हमें इतने वेटर्स मिलते हैं, इतनी अच्छी जगह मिलती है बैठने की, तो इनका मानना यह कि ये सारी सर्विसेज है, सर्विसेज है। आप बताइए ध्यान से सोच के, क्या पूरे 5,000 सर्विसेज के हैं? नहीं, 5,000 सर्विसेज के नहीं है। अगर हमने 5,000 का बिल लिया, क्या पूरे 5,000 सर्विसेज के हैं या नहीं? ये हमारा बिल आया फूड का, क्या पूरे 5,000 सर्विसेज के हैं या नहीं? अब लेट्स सपोज आप एक ढाबे पे खाना खाने जाते हो, अगर यही चीजें आप ढाबे पे खाते तो उसका बिल आता आपके पास 1,500 रुपए का। यही चीजें आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाते हो तो उसका बिल आया आपका कितने रुपए का? उसका बिल आया आपका 5,000 रुपए का। आप ध्यान से सोच के बताना, ढाबे वाला भी सेम प्रोवाइड कर रहा है, रेस्टोरेंट वाला भी सेम प्रोवाइड कर रहा है, आपको सर्विस एलिमेंट कहीं दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा? क्या आपको थोड़ा सा भी सर्विस एलिमेंट कहीं दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा? क्या आपको ढाबे पे सर्विस एलिमेंट दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा? क्या आपको रेस्टोरेंट पे सर्विस एलिमेंट दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा? ढाबे पे देयर इज नो एनी सर्विस एलिमेंट, बट अगर हम होटल की बात करते हैं, तो देयर इज अ सर्विस एलिमेंट विच इज इंक्लूडेड इन दिस 5,000 रुपीज। तो क्या इस 5,000 रुपए टैक्स, सर्विस टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? ध्यान से सोच के बताओ आप, वेदर ऑन दिस 5,000 वी आर रिक्वायर्ड टू पे सर्विस टैक्स और नॉट? कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर पूरे 5,000 रुपए सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, सिर्फ इसके सर्विस एलिमेंट पे टैक्स लगेगा। क्या सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये पूरे 5,000 रुपए में सर्विस एलिमेंट कंप्लीट नहीं है। इस 5,000 रुपए में कुछ तो फूड का एलिमेंट है जो कि गुड्स है, और कुछ सर्विस का एलिमेंट है जिस पर सर्विस टैक्स हम लगा सकते हैं। अब इसमें गुड्स का कितना है, इसमें सर्विस का कितना है, क्या हमें यह देखने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? ये देखने की जरूरत पड़ेगी। आप सोच के बताओ, क्या ये चीज, इसमें गुड्स कितने हैं, इसमें सर्विस कितने हैं, क्या ये कभी भी होटल वाले आपको बताते हैं? नहीं बताते। क्या होटल वाले आपको कभी भी बताएंगे कि 5,000 के अंदर भाई साहब सर्विस इतनी है, गुड्स इतने? नहीं बताएंगे। उनको भी कैसे पता कौन से होटल में कितनी सर्विसेज हैं? किसी को कुछ नहीं पता। इसलिए लॉ मेकर ने सर्विस टैक्स में इसका सर्विस एलिमेंट आपको बताया गया है। उन्होंने बोला है जब भी आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो तो सर्विस एलिमेंट जो होगा हम उसे 40% मानेंगे। इसका मतलब 40% इज द सर्विस एलिमेंट। देयरफॉर 5,000 का 40% बताओ कितना होता है? 5,000 का 40% होता है 2,000 रुपीज। तो इस 5,000 की दो बाइफर्केशन,
5,000 की दो बाइफर्केशन, कौन कौन सी? एक तो हुई 3,000 रुपए, एक हुई 2,000 रुपए। 3,000 रुपए किसकी? फूड की। 2,000 रुपए किसकी? सर्विस की। तो आपको जो सर्विस टैक्स देना है वो किस पे देना पड़ेगा? सर्विस टैक्स आपका लगेगा 2,000 रुपीज पर। क्यों लगेगा 2,000 रुपीज पर? क्योंकि 2,000 रुपीज एक सर्विस कंपोनेंट है और ये जो आपका सर्विस टैक्स लगता है ये आपका सर्विस कंपोनेंट पे लगता है। तो दोस्तों, आपको सर्विस टैक्स के बारे में ब्रॉड कॉन्सेप्ट पता चला। इतने सारे हमने एग्जांपल लिए आपके सामने। हमने लिया आपके सामने एग्जांपल किस किस चीज का? हमने कोचिंग सर्विस का एग्जांपल लिया, हमने आपके सामने एंटरटेनमेंट सर्विसेज का एग्जांपल लिया, हमने आपके सामने एजुकेशन सर्विसेज का एग्जांपल लिया, हमने आपके सामने अमिताभ बच्चन का एग्जांपल लिया, हमने आपके सामने एंटरटेनमेंट इवेंट्स का एग्जांपल लिया, हमने आपके सामने होटल का एग्जांपल लिया। क्या इन सब चीजों में सर्विस एलिमेंट इन्वॉल्व था या नहीं था? इन सब चीजों में सर्विस एलिमेंट इन्वॉल्व था। जब इन सब चीजों में सर्विस एलिमेंट इन्वॉल्व था, क्या सर्विस टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? यस, इनके ऊपर सर्विस टैक्स लगेगा। इसका मतलब अगर आप सर्विस टैक्स सुनते ही आपके माइंड में क्या आ रहा है? सर्विस टैक्स सुनते ही आपके माइंड में आ रहा है कि जो भी चीज सर्विस है उसके ऊपर हम लगाएंगे सर्विस टैक्स। इनकम टैक्स सुनते ही आपके माइंड में क्या आ रहा है? जो भी चीज है इनकम, उसके ऊपर लगाएंगे हम इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स का जो रेट है वो है 30% और जो सर्विस टैक्स का रेट है वो है आपका सर्विस टैक्स का रेट 12% का इसका आपका रेट है। देयरफॉर इस होटल वाले को कितना परसेंट टैक्स देना पड़ेगा? इसको 12% टैक्स देना पड़ेगा। 12,240 रुपए का आपके ऊपर सर्विस टैक्स लग जाएगा। इसके ऊपर आप जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप और भी चीज सीखेंगे कि 12% नहीं है, 12.36% पड़ जाता है, 12.36%। 12.36% क्यों? इसके ऊपर कुछ एजुकेशन सेस होता है, कुछ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस होता है, जिसके लिए हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपके साथ हम डिस्कस करेंगे सारा कुछ। तो इसका इफेक्टिव रेट जो हो जाता है वो 12.36 हो जाता है। लेकिन अभी स्टार्टिंग की इंट्रोडक्शन के लिए, स्टार्टिंग के ब्रॉड ओवरव्यू के लिए हम सर्विस टैक्स का रेट अभी 12% मानते हैं और 12% के बेस पर आपका 240 रुपीज का सर्विस टैक्स हो जाता है। तो अभी तक आपने अपने आईपीसीसी लेवल में इनकम टैक्स के बारे में थोड़ा बहुत सुना, आपने इनडायरेक्ट टैक्स पार्ट में सर्विस टैक्स के लेवल में थोड़ा बहुत सुना। आपने देखा कि सर्विस टैक्स लगता कब है? जब भी हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो हम सर्विस टैक्स लगाएंगे। इसी तरीके से हम आपसे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि एक्साइज क्या होता है और वैट क्या होता है। एक्साइज क्या होता है? इन दोनों को हम क्यूमुलेटिवली सेल्स टैक्स भी बोल सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि एक्साइज क्या होता है और सेल्स टैक्स क्या होता है। तो फ्रेंड्स, हमने अभी तक डिस्कस किया सर्विस टैक्स के बारे में, जो आपके सीआईपीसीसी लेवल में एक पार्ट है, सिर्फ छोटा सा एक पार्ट है। अभी हम डिस्कस करते हैं एक्साइज और सेल्स टैक्स के बारे में। आप बताइए ध्यान से सोच के हमें, क्या किसी ने अभी तक सेल्स टैक्स के बारे में सुना है कभी? क्या आपने सेल्स टैक्स के बारे में कुछ अभी तक सुना है? ठीक है, ठीक है। इन्होंने कहा कि सर, जब भी हम कोई प्रोडक्ट परचेज करने जाते हैं तो एक बायर, तो सेलर हमसे पूछता है सर बिल चाहिए नहीं चाहिए? पूछता है, आपसे ही पूछा है किसी ने? जब भी आप कोई चीज परचेज करने जाते हो, लेट सपोज आप परचेज करने गए एक बैग, आप एक बैग परचेज करने गए। हम छोटी दुकानों की बात नहीं कर रहे, हम बड़े मॉल्स वगैरह की बात कर रहे हैं। आप वहां पर एक बैग परचेज करने गए और बैग है आपका 5,000 रुपीज का। अब वो आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि सर बिल चाहिए या नहीं चाहिए? अगर तो आप बिल लेते हो तो हम इसके ऊपर 12.5% का सेल टैक्स लगा देंगे। अगर आप बिल नहीं लेते तो हम इसके ऊपर 12.5% का सेल टैक्स नहीं लगाएंगे। ऐसा आपको सुनने में आया होगा कहीं ना कहीं। जिसको नहीं आया होगा तो अब वो मार्केट में जाए, बैग खरीदे या कोई और प्रोडक्ट परचेज करे, उसे पता चल जाएगा, इस चीज का आइडिया हो जाएगा। तो ये जो सेल टैक्स है,
बैग पे वो आपसे पूछता है क्या बैग एक सर्विस है, वो आपको बैग सेल कर रहा है, क्या वो आपको सर्विस दे रहा है? नहीं, वो आपको सर्विस नहीं दे रहा। इसलिए क्या बैग की सेल पे सर्विस टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? बैग की सेल पे सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। ध्यान से सोच के बताना, क्या बैग गुड्स है या नहीं? क्या बैग गुड्स है? गुड्स का मतलब बताओ क्या होता है? चलो, गुड्स का मतलब क्या होता है? हाँ जी, आप बताइए, गुड्स का मतलब क्या होता है? कुछ तो बताओ। चलो आप बताओ, गुड्स का मतलब क्या होता है? इन्होंने बोला सर गुड्स वो होते हैं जो मूवेबल होते हैं। क्या ये बात सही है, गलत है? यस, ये बात बिल्कुल सही है। इन्होंने कहा सर गुड्स वो होते हैं जो मूवेबल होते हैं, जिनको हम एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख सकते हैं। ध्यान से सोच के बताना, क्या ये मार्कर, क्या ये गुड्स है या नहीं? यस, ये गुड्स है। क्या ये बैग जिसका हम एग्जांपल ले रहे हैं, क्या ये गुड्स है या नहीं? ये गुड्स है। क्या हम बाइक खरीद के लाते हैं, क्या वो गुड्स है या नहीं? है। कार गुड्स है या नहीं? एयर कंडीशनर गुड्स है। मोबाइल फोन गुड्स है। लैपटॉप गुड्स है। इसका मतलब ये सारी चीजें गुड्स हैं। अब ये सेल टैक्स कब लगता है? ये सेल टैक्स लगता है जब आप गुड्स को सेल करते हो, तब लगता है सेल टैक्स। तो हम एग्जांपल लेते हैं आपके सामने कि सेल टैक्स कब लगता है और एक्साइज कब लगता है। एक्साइज की बात हम करते हैं और सेल टैक्स की बात करते हैं। लेट सपोज ये कंपनी है एलजी। आपने एलजी का नाम सुना है? एलजी का नाम, एक कंपनी है ये एलजी। एलजी कंपनी क्या करती है? एलजी कंपनी रॉ मटेरियल खरीदती है और रॉ मटेरियल खरीद के वो एयर कंडीशनर बना देती है। एलजी ने क्या किया? एलजी ने रॉ मटेरियल खरीदा। रॉ मटेरियल में बताओ जल्दी से क्या क्या खरीदा होगा? एयर कंडीशनर। सुना है आपने एयर कंडीशनर के बारे में? सुना ही होगा सबने। आप बताओ एयर कंडीशनर के लिए रॉ मटेरियल क्या क्या होगा? व्हाट इज द रॉ मटेरियल फॉर एयर कंडीशनर? हाँ जी, आप बताइए। ठीक है, इन्होंने बोला एक फैन है, एक फैन है रॉ मटेरियल। दूसरा बताओ और क्या होगा? प्लास्टिक की जो शीट आती है एसी में, आपने देखी है लगी हुई आगे? हाँ, वही एक वो है रॉ मटेरियल। अगला आपने सुना कंप्रेशर के बारे में? सुना कंप्रेशर? यस, कंप्रेशर जो जिसमें से गर्म हॉट एयर बाहर निकलती है, हाँ वो कंप्रेशर भी है, इसका रॉ मटेरियल है। तो इन सबको यूज करके ये एक एयर कंडीशनर बनाता है। एलजी इज अ मैन्युफैक्चरर जो रॉ मटेरियल लेता है और इससे एक एसी बना देता है। ठीक है, अब एसी बनाकर आप बताओ क्या ये हमें सेल करता है? हम एज ए कस्टमर एसी खरीदने जाएं, एज ए कंज्यूमर एसी खरीदने जाएं एलजी के पास, क्या एलजी हमें एसी सेल कर देगा? नहीं, एलजी हमें कभी भी एसी सेल नहीं करेगा, क्योंकि देयर इज अ डिफाइंड चेन। एलजी हमें एसी नहीं सेल करता। एलजी जो एसी सेल करता है, एलजी सेल करता है एसी होलसेलर को। अब इसने सेल किया होलसेलर को। आप बताओ जब हम एज अ कंज्यूमर होलसेलर के पास जाएंगे, क्या होलसेलर हमें एसी दे देगा, सेल कर देगा? नहीं देगा, क्योंकि होलसेलर जो एसी सेल करता है वो सेल करता है वो रिटेलर को। हम रिटेलर से जाकर खरीद सकते हैं? यस, हम रिटेलर के साथ जाकर खरीद सकते हैं। रिटेलर देगा ये एसी कंज्यूमर को। इसका मतलब एलजी ने एसी बनाया, एसी बनाकर उसने होलसेलर को सेल किया, होलसेलर ने एसी परचेज करके रिटेलर को दिया और रिटेलर ने एसी सेल किया कंज्यूमर को। ध्यान से सोच के बताओ, क्या ये कंज्यूमर है या ये कस्टमर है? क्या ये कस्टमर है? क्या ये कस्टमर है? क्या ये कस्टमर है? आप बताओ इनमें से कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर सिर्फ यही है। इसलिए देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन कस्टमर एंड कंज्यूमर। देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन
कस्टमर एंड कंज्यूमर। अब एलजी ने एसी बनाया, एसी बनाकर एलजी ने सेल किया ये होलसेलर को। क्या एलजी ने बिल बनाया हुआ यहां पर? हाँ जी बताओ ध्यान से सोच के, क्या एलजी ने एसी सेल करते हुए इनवॉइस बनाया होगा, नहीं बनाया होगा? यस, उसने इनवॉइस बनाया होगा। अब इसने इनवॉइस बनाया, सेल प्राइस इसका रखा उसने 25,000 रुपए का। एलजी ने एसी बनाकर होलसेलर को सेल किया 25,000 रुपए का। अब क्या सेल प्राइस करते हुए 25,000 का एलजी के कुछ खर्चे हुए होंगे, नहीं होंगे? हुए होंगे बहुत सारे खर्चे। उसने रॉ मटेरियल लिया होगा अपना 10,000 रुपए का, और उसके अदर एक्सपेंस भी हुए होंगे 5,000 रुपए के। तो उसके टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितने की हुई? 15,000 रुपए की इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और 10,000 का प्रॉफिट कितना है इसका? प्रॉफिट है इसका 10,000 रुपीज का। देयरफॉर एलजी ने क्या किया? एलजी ने रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल खरीद के उसने एसी मैन्युफैक्चर किया, और एसी मैन्युफैक्चर करके उसने होलसेलर को सेल कर दिया। ये एसी 25,000 रुपए का एसी सेल किया। 25,000 रुपए का एसी सेल करने के लिए उसने 15,000 रुपए की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी, मतलब बनाने में इसका खर्चा आया 15,000 रुपए। तो इसका प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ इसका 10,000 रुपए का, और ये टोटल एसी इसने 25,000 रुपए का सेल कर दिया। दीज आर दी फैक्ट्स ऑफ द केस। क्या आपको फैक्ट समझ आए? यस, आपको सबको फैक्ट समझ में आ गए। एलजी ने रॉ मटेरियल खरीद के एसी बनाया, और एसी बनाकर उसने होलसेलर को दे दिया, और होलसेलर को उसने 25,000 का दिया। एसी बनाने में एलजी का जो खर्चा आया वो 15,000 का आया, और उसका प्रॉफिट कितना का हुआ? उसका प्रॉफिट हुआ 10,000 रुपए का। दीज आर दी फैक्ट्स ऑफ द केस। आप बीइंग अ सीए स्टूडेंट ध्यान से सोच के बताओ, इस पूरी ट्रांजैक्शन में कौन कौन से टैक्सेस अप्लाई होंगे? आप ध्यान से सोच के बताओ, इस पूरी ट्रांजैक्शन में कौन कौन से टैक्सेस अप्लाई होंगे? हाँ जी आप बताइए, क्या इस पे सर्विस टैक्स लगेगा, नहीं लगेगा? इस 25,000 रुपए पे क्या सर्विस टैक्स लगेगा, नहीं लगेगा? 25,000 रुपए पे सर्विस टैक्स लगेगा? इन्होंने बोला है सर्विस टैक्स लगेगा। आप बताओ क्या ये सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? क्या ये सही आंसर है, गलत आंसर है? ये आंसर गलत है। आप बताओ क्या ये एसी सर्विस है? क्या ये एसी सर्विस है? एसी सर्विस नहीं है। एसी क्या है? एसी गुड्स है। क्या गुड्स पे कभी भी सर्विस टैक्स लगता है? गुड्स पे सर्विस टैक्स नहीं लगता, क्योंकि सर्विस टैक्स इस पे लगता है, सर्विस टैक्स लगता है सर्विसेज पे। गुड्स पे क्या लगता है? अब हम देखते हैं थोड़ा सा एक्साइज के बारे में। हम देखते हैं एक्साइज लगता है जब हम गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं इंडिया में, तो हमें एक्साइज पे करनी पड़ती है। सेल टैक्स कब लगता है? सेल टैक्स कब लगता है? जब हम गुड्स को सेल करते हैं इंडिया में, तब सेल टैक्स लगता है। सर्विस टैक्स कब लगता है? सर्विस टैक्स बताइए, सर्विस टैक्स कब लगता है? जब हम सर्विस को प्रोवाइड करते हैं इंडिया में, तब सर्विस टैक्स लगता है। इसका मतलब सर्विस कब लगता है? जब हम सर्विस को प्रोवाइड करते हैं इंडिया में, तब सर्विस टैक्स लगता है। इसके लिए हमने बहुत सारे एग्जांपल्स ऑलरेडी ले लिए। सेल टैक्स कब लगता है? जब हम गुड्स को सेल करते हैं इंडिया में, तब सेल टैक्स लगता है। जब हम गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं इंडिया में, तब एक्साइज लगती है। एक्साइज को हम क्या बोलते हैं? एक्साइज ड्यूटी। तो आपने आज तक कभी एक्साइज ड्यूटी के बारे में नहीं सुना होगा। क्यों नहीं सुना होगा? क्योंकि एक्साइज ड्यूटी कब लगती है? जो भी गुड्स को मैन्युफैक्चर करता है उसके ऊपर लगती है। आप बताओगे ध्यान से सोच के कि मैन्युफैक्चर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म मैन्युफैक्चर? बताइए आप, मैन्युफैक्चर का मतलब क्या होता है? मैन्युफैक्चर का मतलब होता है
जब कोई नई चीज मार्केट में आती है उसे हम कहते हैं मैन्युफैक्चर। आपने क्लॉथ ली, क्लॉथ से आपने शर्ट बना दी। आपने क्लॉथ ली, क्लॉथ से आपने शर्ट बना दी। आप बताइए ध्यान से सोच के, क्या ये शर्ट एक मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है या नहीं? यस, ये एक मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट है। क्यों है? क्योंकि शर्ट की मार्केट में एक नई एग्जिस्टेंस है। देयरफॉर शर्ट इज अ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आपने वुड ली, वुड लेकर आपने टेबल बना दी। आप बताइए ध्यान से, क्या टेबल एक मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है या नहीं है? टेबल एक मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है। इसका मतलब, मैन्युफैक्चर का मतलब जब कोई नई चीज मार्केट में आती है उसे हम कहते हैं मैन्युफैक्चर। दूसरा एग्जांपल लीजिए आप। थोड़ा सा एग्जांपल, आपने क्लॉथ ली, क्लॉथ व्हाइट कलर की थी, आपने डाई करके उसको रेड कलर का कर दिया। क्या ये मैन्युफैक्चर है या नहीं है? इसके लिए आपको देखना है, क्या डाइड क्लॉथ जिसको हमने डाई किया है, क्या वो मार्केट में नई है या नहीं। इससे हमें पता चला कि वो मार्केट में नई नहीं है। इसका मतलब जब वो मार्केट में नई चीज नहीं आई, क्लॉथ क्लॉथ ही रही, तो वो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट नहीं है। इसलिए उसके ऊपर एक्साइज लगने का क्वेश्चन नहीं आता। तो एक्साइज कब लगती है? जब आप गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हो, जब आप कोई नई चीज बनाते हो, तब उसे हम मैन्युफैक्चर कहते हैं। और उसके ऊपर क्या लगता है? उसके ऊपर लगता है एक्साइज ड्यूटी। आप ध्यान से सोच के बताओ, क्या एलजी को, जिसने गुड्स को, एसी गुड्स है या नहीं? यस, एसी गुड्स है। क्या एसी मैन्युफैक्चर किया है या नहीं किया? मैन्युफैक्चर का मतलब जब कोई नई चीज मार्केट में आती है। क्या एसी मैन्युफैक्चर हुआ है या नहीं हुआ? यस, एसी मैन्युफैक्चर हुआ है। इसका मतलब एसी गुड्स भी है, एसी मैन्युफैक्चर भी हुआ है और एसी इंडिया में भी मैन्युफैक्चर हुआ है। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होते ही क्या एक्साइज ड्यूटी इसके ऊपर लग सकती है या नहीं लग सकती? यस, इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती है। अब एक्साइज ड्यूटी का रेट कितना है? एक्साइज ड्यूटी जो भी लगती है वो लगती है एट द रेट ऑफ 12%। 12% के हिसाब से आपके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लग जाती है। तो आप ध्यान से सोच के बताओ, क्या इस 25,000 रुपए के एसी पर एक्साइज ड्यूटी लगेगी या नहीं लगेगी? लगेगी, क्योंकि एलजी ने एसी को मैन्युफैक्चर किया है इंडिया में, इसलिए एक्साइज ड्यूटी लग जाएगी 12% पे। आप एक्साइज ड्यूटी लगवाओ 12% पे, कितनी हो गई? 12% पे हो गई एक्साइज ड्यूटी 3000 रुपीज की। इसका मतलब क्या अपने इनवॉइस में एलजी 25,000 के एसी पर एक्साइज ड्यूटी आपको लगा के देगा या नहीं देगा? यस, एलजी आपको 25,000 रुपए के ऊपर 3,000 रुपए की एक्साइज ड्यूटी लगा के देगा। क्यों लगा के देगा? क्योंकि इसने गुड्स को मैन्युफैक्चर किया इंडिया में, तो 3,000 रुपए की एक्साइज ड्यूटी आपके ऊपर लग जाएगी। अब हमें यह देखना है, क्या इसके ऊपर सेल्स टैक्स भी लगेगा या नहीं लगेगा? आप बताइए, क्या इसके ऊपर सर्विस टैक्स लगेगा? नहीं लगेगा। क्या सेल टैक्स लग सकता है? लग सकता है, इफ दीज 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हम इसके ऊपर सेल टैक्स लगा देंगे। आप बताओ ध्यान से सोच के, क्या ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं हो रही? क्या ये एसी गुड्स है? फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। क्या ये एसी एलजी सेल कर रहा है? यस, सेकंड कंडीशन इज सेटिस्फाइड। क्या ये एलजी एसी इंडिया में सेल कर रहा है? यस, थर्ड कंडीशन इज सेटिस्फाइड। Therefore, when all the 3 conditions get satisfied, then sale tax is applicable. तो हमें इसके ऊपर सेल टैक्स भी, सेल्स टैक्स भी लगाना पड़ेगा। एंड द रेट ऑफ सेल टैक्स इज डिफरेंट। कुछ प्रोडक्ट्स पर 5% सेल टैक्स लगता है, कुछ प्रोडक्ट्स पर 12.5% पे लगता है, कुछ प्रोडक्ट्स पर 20% पे लगता है, कुछ पर 1% पे लगता है, कुछ पर लगता ही नहीं है, नील रेट पे। तो अभी हम फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम सेल टैक्स का रेट आपके लिए 10% मान के चल रहे हैं। लेट सपोज
द रेट ऑफ सेल टैक्स इज 10%। तो आप 10% का सेल टैक्स लगाएंगे। किस पर लगाएंगे? इन दोनों पर हम सेल टैक्स लगाते हैं। अभी हम आपके सामने सिर्फ इस पर सेल टैक्स लगा रहे हैं 25,000 रुपए पे। तो कितना आया सेल टैक्स? 2500 रुपए का। टोटल बिल कितने का आया? 25,000 प्लस 3,000 28,000 प्लस 2500 30,500। देयरफॉर जो बिल आया कितने का आया? हमें 30,500 का बिल मिलेगा। ध्यान से सोच के बताना एक बात, ध्यान से सोच के बताना, क्या होलसेलर इसको 25,000 देगा या 30,500 देगा? होलसेलर जो मैन्युफैक्चरर को पेमेंट करेगा वो कितने रुपए की पेमेंट करेगा? 25,000 रुपए की पेमेंट करेगा या 30,500 की पेमेंट करेगा? होलसेलर इसको जो पेमेंट करेगा वो करेगा 30,500 की। इसका मतलब होलसेलर जितनी बिल में अमाउंट लिखी हुई है वो सारी चीज मैन्युफैक्चरर को देगा। ध्यान से बताना, क्या मैन्युफैक्चरर ये 30,500 सारे के सारे अपने पास रख लेगा या कुछ गवर्नमेंट को भी डिपॉजिट कराएगा? मैन्युफैक्चरर 30,500 में से 3,000 रुपए तो एक्साइज वालों को जमा कराएगा और 2,500 रुपए सेल टैक्स वालों को जमा कराएगा। इसका मतलब आप बताइए ध्यान से सोच के, क्या ये एक्साइज ड्यूटी पे कराने वाला गवर्नमेंट को एलजी है या नहीं है? यस, एक्साइज ड्यूटी पे कराने वाला पूरे केस में कौन है? एलजी है। सेल टैक्स पे कराने वाला गवर्नमेंट को कौन है? एलजी है। लेकिन क्या 3,000 रुपए जो एलजी गवर्नमेंट को पे कर रहा है, क्या वो अपनी जेब से पे कर रहा है या नहीं कर रहा? क्या एलजी 3,000 रुपए का टैक्स अपनी जेब से पे कर रहा है? नहीं, एलजी 3,000 रुपए का टैक्स अपनी जेब से पे नहीं कर रहा है। एलजी 3,000 का टैक्स होलसेलर से कलेक्ट कर रहा है और गवर्नमेंट को पे कर रहा है। इसलिए ध्यान से सोच के बताना, क्या इस 3,000 रुपए का टैक्स एलजी पर लगा या इस 3,000 का टैक्स होलसेलर पर लगा? ये 3,000 का टैक्स एक तरीके से होलसेलर पर लगा। देयरफॉर ये एक्साइज ड्यूटी एक इनडायरेक्ट टैक्स की फॉर्म है। इनडायरेक्ट टैक्स की फॉर्म का मतलब क्या? कि ये टैक्स पे करने वाला कौन है? पे करने वाला इस एलजी, लेकिन बर्डन किसके ऊपर पड़ा? बर्डन पड़ा होलसेलर पे। पे करने वाला कौन? एलजी। बर्डन किसकी जेब में? होलसेलर की जेब में। इसका मतलब जब भी पे आपने किया, लेकिन किससे लेकर? दूसरे से लेकर। पे किसने किया? आपने। किससे लेकर? दूसरे से लेकर। तो ये आपने जो टैक्स पे किया ये इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स क्यों है? क्योंकि इसका बर्डन आपकी जेब में ना पड़कर दूसरे की जेब में पड़ रहा है। तो एक्साइज ड्यूटी पे किसने करी? पे आपने की। पे किसने की? पे एलजी ने की। लेकिन किससे लेकर की? उसने होलसेलर से लेकर की। पे करने वाले आप किसकी जेब से लेके दे रहे हो? दूसरे की जेब से लेके दे रहे हो। देयरफॉर जब पे किसने किया? आपने। किससे लेकर? दूसरे से लेकर। तो ये डायरेक्टली आपके ऊपर इफेक्ट नहीं डाला इसका इफेक्ट आपने शिफ्ट कर दिया। देयरफॉर इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। अब हम बात करते हैं इनकम टैक्स की छोटी सी। आप ध्यान से सोच के बताना, इस पूरी ट्रांजैक्शन में क्या कहीं इनकम टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? पूरी ट्रांजैक्शन में इनकम टैक्स लगेगा। यस, इनकम टैक्स लगेगा, क्योंकि एलजी ने पूरी ट्रांजैक्शन में 10,000 रुपए का इनकम कमाई है। कितने की इनकम कमाई है? 10,000 रुपए की। अब ये 10,000 रुपए की इनकम पे क्या एलजी को इनकम टैक्स देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। कौन से इनकम है ये एलजी की? ये एलजी की इनकम है प्रॉफिट की, बिजनेस की इनकम है। कितना % टैक्स देना पड़ेगा? 30% टैक्स है। कितने रुपए का टैक्स? 3,000 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। ध्यान से सोच के बताना, एलजी इनकम टैक्स पे कर रहा है। कितने रुपए का इनकम टैक्स पे कर रहा है? 3,000 रुपए का इनकम टैक्स पे कर रहा है। क्या ये किसी से लेके पे कर रहा है या ये अपनी जेब से ही पे कर रहा है? ये एलजी 3,000 रुपए का इनकम टैक्स अपनी जेब से ही पे कर रहा है। नेट इनकम कितनी रह जाएगी इसकी? इसकी नेट इनकम रह जाएगी 7,000 रुपए की। 10,000 रुपए में से 3,000 पे कर दिया, कितने की इनकम रहेगी इसकी? इसकी इनकम रहेगी
7,000 रुपीज की नेट इनकम। इसलिए ध्यान से सोच के बताना, इनकम टैक्स लगा किस पे? इनकम टैक्स लगा एलजी पे। इनकम टैक्स पे किसने किया? इनकम टैक्स पे किया एलजी ने। देयरफॉर एलजी के ऊपर इनकम टैक्स लगा। एलजी ने इनकम टैक्स 3,000 रुपए का अपनी जेब से पे कर दिया। अब उसके पास कितने रुपए रह गए? उसके पास रह गए 7,000 रुपए। इसलिए इनकम टैक्स का बर्डन क्या डायरेक्टली एलजी पर पड़ा या नहीं पड़ा? इनकम टैक्स का बर्डन डायरेक्टली एलजी पर पड़ा। इसलिए इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स की फॉर्म है। तो जब भी पे करने वाला सेम पर्सन, बर्डन सेम पर्सन पर, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। और इनकम टैक्स अपनी जेब से ही पे किया जाता है। आपने सैलरी कमाई 10 लाख की, इनकम है 10 लाख के ऊपर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा 30% का 3 लाख रुपए का। क्या आपकी सैलरी 3 लाख पे करने के बाद 7 लाख की रह जाएगी या नहीं रह जाएगी? रह जाएगी। इसका मतलब पे किसने किया 3 लाख का टैक्स? इनकम टैक्स आपने। बर्डन किसके ऊपर पड़ा? आपके ऊपर। नेट इनकम कितनी रह गई? 7 लाख रुपए की। इसलिए आपने डायरेक्टली अपने ऊपर बर्डन डालकर इनकम टैक्स पे कर दिया। इसलिए इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स की फॉर्म है। अभी हम बात करते हैं एक्साइज की। आप बताना, एलजी ने एक्साइज क्या पे करी गवर्नमेंट को? पे करी, लेकिन अपनी जेब से या किसी और की जेब से? किसी और की जेब से। तो क्या एक्साइज का बर्डन डायरेक्टली एलजी पर पड़ रहा है या इनडायरेक्टली पड़ रहा है? होलसेलर पर। इसका बर्डन होलसेलर पर पड़ रहा है। तो पे करने वाला एलजी, इसके ऊपर कोई बर्डन पड़ा? नहीं पड़ा। तो इट इज अ फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब जब पे करने वाले आप बर्डन किसी और पर शिफ्ट कर देते हो तो उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। क्या एक्साइज का बर्डन किसी और पर शिफ्ट होता है या नहीं होता? यस, किसी और पर शिफ्ट होता है। इस एक्साइज किसका पार्ट है? इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट है। सेल टैक्स का बर्डन क्या किसी और पर शिफ्ट होता है या नहीं होता? होता है। इसलिए सेल टैक्स कौन से टैक्स का पार्ट है? सेल टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट है। सर्विस टैक्स भी इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट क्यों है? लेट सपोज हमने आपको सर्विसेज प्रोवाइड करी 10,000 रुपए की, हम उसके ऊपर सर्विस टैक्स 12% का लगाते हैं और आपसे 11,200 रुपए कलेक्ट करते हैं। इसलिए सर्विस टैक्स भी पे करने वाले प्रो एजुकेशन, बर्डन स्टूडेंट्स पर। पे करने वाले 1200 का, प्रो एजुकेशन 1200 आपसे लेकर हमने पे कर दिए। इसलिए सर्विस टैक्स इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स की फॉर्म कौन कौन सी देखी हमने? एक्साइज, सेल टैक्स, सर्विस टैक्स। क्योंकि पे हम करते हैं लेकिन किसी और से लेकर। तो इसने 3,000 रुपए एक्साइज ड्यूटी, होलसेलर ने 30,500 दिए, 3,000 रुपए इसने गवर्नमेंट को दे दिए, 2,500 रुपए इसने सेल टैक्स वालों को दे दिए, 3,000 एक्साइज वालों को दे दिए। तो इसने कितने का बिल बनाया? 30,500 का बिल बनाया। ध्यान से सोच के बताना, होलसेलर ने ये एसी रिटेलर को सेल किया, इसने सेल प्राइस रखा इसका 40,000 रुपए का। क्या ये एक्साइज ड्यूटी लगाएगा या नहीं लगाएगा? हाँ जी बताइए आप। क्या होलसेलर जब रिटेलर को ये सेल प्राइस एसी का 40,000 का बेचेगा, 30,500 का खरीद के 40,000 का बेचेगा, क्या ये एक्साइज ड्यूटी लगाएगा या नहीं लगाएगा? ये एक्साइज ड्यूटी आपके ऊपर नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा? क्योंकि एक्साइज ड्यूटी कब लगती है? जब गुड्स होते हैं। क्या ये एसी गुड्स है या नहीं? यस, ये एसी गुड्स है। क्या ये एसी मैन्युफैक्चर हुआ या नहीं हुआ? यस, ये मैन्युफैक्चर हुआ है। लेकिन किसने किया? एलजी ने किया। क्या ये मैन्युफैक्चर होलसेलर ने किया है? ये मैन्युफैक्चर होलसेलर ने नहीं किया। तो जो भी गुड्स को मैन्युफैक्चर करेगा इंडिया में वो टैक्स पे करेगा। क्या होलसेलर ने इस गुड्स को मैन्युफैक्चर किया? नहीं किया। नहीं किया, उसने परचेज किया एसी और सेल किया एसी। इसने कोई वैल्यू एडिशन नहीं करी, कोई मैन्युफैक्चर नहीं किया। इसलिए जब एक्साइज की ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो एक्साइज इसके ऊपर नहीं लगी। ध्यान से सोच के बताना, क्या ये सेल्स टैक्स पे करेगा या नहीं पे करेगा? क्या सेल टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? बताइए ध्यान से। लगेगा? हाँ जी, देखो अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल होगी तो लग जाएगा, नहीं तो नहीं लगेगा। 3 कंडीशन देखो, क्या ये गुड्स है या नहीं? एसी गुड्स है। क्या ये एसी सेल हो रहा है? नहीं हो रहा, एसी सेल हो रहा है। क्या ये इंडिया में हो रहा है या नहीं हो रहा? ये एसी इंडिया में सेल हो रहा है। इसलिए व्हेन ऑल दीज 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड
तो हम सेल टैक्स इसके ऊपर लगा देंगे। सेल टैक्स का रेट 10% है, हमने 4000 का रेट लगा दिया, तो ये हो गया हमारा 44,000 रुपीज का। तो आपको समझ आ गया इसने एक्साइज क्यों नहीं लगाई? हाँ जी, एक्साइज इसलिए इसने नहीं लगाई क्योंकि इसने मैन्युफैक्चर नहीं किया था। इसने एक्साइज क्यों लगाई थी? क्योंकि इसने एसी को मैन्युफैक्चर किया था। इसने सेल टैक्स क्यों लगाया? क्योंकि इसने एसी को सेल किया। इसने क्यों लगाया? क्योंकि इसने भी सेल किया था। अब रिटेलर ने ये एसी सेल किया कंज्यूमर को, सेल प्राइजेस 50,000 रुपीज का ये सेल प्राइस है। क्या ये रिटेलर देगा कंज्यूमर को, बेचेगा? बेचेगा। आप बताओ एक्साइज ड्यूटी लगेगी नहीं लगेगी? हाँ जी बताओ आप सारे, वेदर एक्साइज ड्यूटी इज एप्लीकेबल और नॉट? नो, यस, बिल्कुल सही जवाब। एक्साइज ड्यूटी क्यों नहीं लगी? क्योंकि इसने गुड्स को मैन्युफैक्चर नहीं किया। क्या सेल टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? सेल टैक्स लगेगा, क्योंकि इसने एसी को सेल किया कितने रेट पे? 10% के हिसाब से। कितने का? 5,000 रुपए का। तो ये टोटल बिल 55,000 रुपए का कंज्यूमर को दे देगा। अब कंज्यूमर कितने रुपए देगा इसको? 55,000 रुपीज। क्या ये 55,000 अपनी जेब में रख लेगा या 5,000 रुपए गवर्नमेंट को पे करेगा? ये 5,000 रुपए गवर्नमेंट को पे करेगा। इसलिए सेल टैक्स पे करने वाला कौन? रिटेलर। बटन किसकी जेब में? कंज्यूमर की जेब में। तो अभी आपको इनडायरेक्ट टैक्स में किस किस के बारे में डिस्कशन हमने की आपसे? हमने आपसे पहले डिस्कशन जो की थी वो सर्विस टैक्स के बारे में डिस्कशन की थी। क्या डिस्कशन की थी? कि सर्विस टैक्स लगता कब है? जब आप सर्विस प्रोवाइड करते हो। तो सर्विस टैक्स लगता कब है? जब आप सर्विस प्रोवाइड करते हो। इस पूरी ट्रांजैक्शन में कहीं भी कोई सर्विस प्रोवाइड हुई थी? क्या एलजी ने सर्विस प्रोवाइड करी थी? नहीं। क्या होलसेलर ने सर्विस प्रोवाइड किया रिटेलर को? नहीं किया। क्या रिटेलर ने कंज्यूमर को सर्विस प्रोवाइड करी है? नहीं करी। जब कहीं भी सर्विस प्रोवाइड नहीं करी तो कहीं भी हमने सर्विस टैक्स लगाया? नहीं लगाया। हमने कहीं भी सर्विस टैक्स नहीं लगाया। फिर हमने देखा एक्साइज के बारे में कि एक्साइज लगती कब है? एक्साइज मैन्युफैक्चर पर लगती है। फिर हमने देखा सेल टैक्स के बारे में लगता कब है? वो सेल पर लगता है। आप ध्यान से सोचना, आपने आज तक कभी भी इनकम टैक्स के बारे में सुना होगा? आपने कहीं ना कहीं सुना जरूर होगा। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स आपके फादर भी बात करते होंगे, बहुत बात करते होंगे कि हमारे ऊपर इनकम टैक्स लग गया, हमने पे कर दिया। आपने कभी सर्विस टैक्स के बारे में सुना होगा? हाँ जी, आपने कई बार सुना होगा। आपने जब प्रो एजुकेशन में भी एनरोल कराया होगा, जब आपने प्रो एजुकेशन को अपनी फीस पे करी होगी, आपने उस टाइम भी देखा होगा कि हमें टैक्स देना है या नहीं देना। उसके ऊपर भी सर्विस टैक्स लिखा होगा कहीं ना कहीं। आपने कभी भी सेल टैक्स के बारे में सुना होगा, कई बार सुना होगा आपने, लेकिन आपने कभी भी एक्साइज के बारे में नहीं सुना। क्या कोई बताएगा आपने एक्साइज के बारे में क्यों नहीं सुना? आपने एक्साइज के बारे में इसलिए नहीं सुना क्योंकि जो भी आप प्रोडक्ट परचेज करने जाते हो, आप हमेशा रिटेलर के पास जाते हो। क्या आप डायरेक्टली प्रोडक्ट परचेज करने कभी भी फैक्ट्री में जाते हो एलजी की? कभी भी किसी मैन्युफैक्चरर के पास जाते हो? लेट सपोज आपने कुरकुरे खरीदे, आपने लेस खरीदे, क्या वो आप डायरेक्टली फैक्ट्री में जाते हो या अपने साथ वाली दुकान पे खरीद लेते हो? अपनी साथ वाली दुकान पे खरीद लेते हो। क्या साथ वाली दुकान ने वो कुरकुरे मैन्युफैक्चर किए? नहीं किए। नहीं किए। तो क्या कभी भी वो आपसे एक्साइज ड्यूटी की बात करता होगा? वो कभी आपसे एक्साइज ड्यूटी की बात नहीं करता। वो हमेशा आपसे बात किस चीज की करता है? वो आपसे बात हमेशा सेल टैक्स की करता होगा, अगर करता होगा तो। उस पर एमआरपी लिखा होता है, इसलिए एमआरपी इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, इसलिए वो आपसे बात सेल टैक्स की भी नहीं करेगा। लेकिन आप अगर एसी भी खरीदने गए, आप अगर मोबाइल भी खरीदने गए, आप अगर कुछ भी चीज खरीदने गए, आपसे वो रिटेलर कभी भी एक्साइज की बात नहीं करेगा, क्योंकि एक्साइज के बारे में उसे खुद भी नहीं पता। उसे एक्साइज के बारे में खुद भी क्यों नहीं पता? क्योंकि जिसने ये गुड्स बनाया होगा उसने ऑलरेडी एक्साइज ड्यूटी चार्ज करके अपने आप दी होगी, तो उसे पता ही नहीं एक्साइज के बारे में क्या होता है। उसने आज तक गुड्स बनाई नहीं है, उसने आज तक हमेशा गुड्स परचेज करके सेल किए हैं, इसलिए कभी भी उसने एक्साइज के बारे में ना खुद पता उसको, ना उसने कभी भी आपसे बात करी। तो आपके लिए एक्साइज एक टोटली न्यू कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्या आपको इस न्यू कॉन्सेप्ट की जानकारी हुई या नहीं हुई? हाँ जी, हमने डिस्कस किया इसके बारे में अच्छे तरीके से। बाकी आगे जाकर और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इसके लिए, कि आप एक्साइज कब पे करते हो, सर्विस टैक्स कब पे करते हो, आप सेल्स टैक्स कब पे करते हो। तो आपको हमने अभी तक एक ब्रॉड ओवरव्यू दिया कि जब भी आप एक्साइज के बारे में सुनेंगे तो आपको क्या आना चाहिए।
अब आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, छोटा सा क्वेश्चन, देखते हैं कौन आंसर देगा इस चीज का। क्वेश्चन ये है आपके सामने, एलजी ने एक एसी बनाया, एलजी ने एसी बनाया, एसी बनाकर एलजी ने अपनी फैक्ट्री में लगा लिया। क्वेश्चन समझ में आया? एलजी ने एक एसी बनाया, एसी मैन्युफैक्चर किया, मशीनें आ रही हैं, इतनी बड़ी मशीनें बन रही हैं, एसी बन गया, एसी बनकर उसे अपनी फैक्ट्री के ऊपर लगा लिया, फैक्ट्री में फ्लोर पे लगा लिया। आप ध्यान से सोच के बताना, क्या जो एसी एलजी ने बनाकर अपनी फैक्ट्री में लगा लिया, क्या उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगेगी या नहीं लगेगी? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन ये है, जो एलजी ने एसी बनाकर, खुद ही बनाकर अपनी फैक्ट्री में लगा लिया, क्या एक्साइज ड्यूटी लगेगी या नहीं लगेगी? यस, एक्साइज ड्यूटी लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि ये 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी तो एक्साइज ड्यूटी लग जाएगी। 3 कंडीशन कौन कौन सी? पहली कंडीशन गुड्स, क्या ये एसी गुड्स है या नहीं है? क्या उसने मैन्युफैक्चर की है? की है। क्या उसने इंडिया में मैन्युफैक्चर की है? की है। देयरफॉर ऑल 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। देयरफॉर जो एसी उसने अपनी फैक्ट्री में लगाया है, उस एसी पर उसे एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, खुद उसे पे करनी पड़ेगी। ध्यान से सोच के बताना, क्या उस एसी पर सेल टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। यस, बिल्कुल सही जवाब। क्योंकि सेल टैक्स कब लगता है? जब हम गुड्स को सेल करते हैं इंडिया में। क्या ये एसी जो एलजी ने खुद बनाकर अपनी फैक्ट्री में लगा लिया, क्या ये एसी इसने सेल किया है? नहीं किया। देयरफॉर व्हेन ऑल दी 3 कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड, सेल टैक्स इज नॉट एप्लीकेबल। इसका मतलब सिंपल हमें क्या करना है? सिंपल हमें कंडीशंस के बारे में पढ़ना है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हमें टैक्स लगेगा, नहीं तो हमें टैक्स नहीं लगेगा। तो अभी तक आपने ब्रॉड ओवरव्यू लिया हमारे साथ एक्साइज का, आपने ब्रॉड ओवरव्यू लिया हमारे साथ सर्विस टैक्स का, आपने ब्रॉड ओवरव्यू लिया हमारे साथ सेल्स टैक्स का। कस्टम के बारे में हम आपसे बाद में डिस्कस करेंगे। कस्टम होता है इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे कस्टम होता है। फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि हमने सबके बारे में डिस्कशन किया है, छोटे छोटे टॉपिक। हमने एक हर एक चीज का ब्रॉड कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस किया है। आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। जो भी टैक्सेशन स्टैट्यूट होता है, आप ध्यान से सुनना इस बात को, जब भी हम किसी भी लॉ की बात करते हैं, जब भी हम प्रिसाइजली टैक्सेशन की बात करते हैं, तो फ्रेंड्स टैक्सेशन इज बेस्ड ऑन सर्टेन फंडास। ये कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स पर अप्लाई करता है। अगर हमने वो कॉन्सेप्ट पढ़ लिए तो अपने आप ही सारी चीजों का आंसर हमें दिखाई दे जाएगा। अब बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड लॉयर, मेरे सेमिनार्स पूरे ऑल ओवर इंडिया में होते हैं। ये सेमिनार्स हमारे स्टूडेंट्स के लिए तो होते ही हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के अपार्ट ये सेमिनार हमारे कॉर्पोरेट्स के लिए भी होते हैं। कॉर्पोरेट्स जैसे गेल कंपनी, एनबीसीसी कंपनी और बहुत सारी कंपनियां हैं, मारुति कंपनी, मित्सुबिशी कंपनी और बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके सेलेक्टेड सीनियर मैनेजर्स, सेलेक्टेड फाइनेंस पर्सनल हमारी ट्रेनिंग्स में आते हैं और अपनी क्वेरीज के बारे में हमसे डिस्कस करते हैं। अब उनकी इतनी सारी क्वेरीज होती हैं। एक सीनियर मैनेजर एक इतनी बड़ी कंपनी का, जो पूरी कंपनी का इनडायरेक्ट टैक्स एस्पेक्ट देख रहा है, वो हमसे अपनी क्वेरीज पूछते हैं, फिर हम उनको हैंडल करके उनके आंसर्स बताते हैं। अब इतने बड़े बड़े आंसर्स हम क्यों बताते हैं, हम कैसे बता पाते हैं? क्योंकि सब चीज के कोई ना कोई फंडास हैं, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर हम उन कॉन्सेप्ट्स को सुन गए, अगर हम उन कॉन्सेप्ट्स को जान गए, तो सब चीजों के आंसर हमें अपने आप ही आ जाएंगे। अब आप प्रो एजुकेशन से टैक्सेशन क्यों पढ़ें? आप प्रो एजुकेशन से टैक्सेशन किस लिए पढ़ें, इसके बारे में हम थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना चाहते हैं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स टू स्टडी टैक्सेशन सब्जेक्ट या टू स्टडी ऑल द सब्जेक्ट्स फ्रॉम प्रो एजुकेशन। अब प्रो एजुकेशन में अगर हम प्रिसाइसली टैक्सेशन की बात करें, तो टैक्सेशन में या और सब्जेक्ट्स में भी प्रो एजुकेशन ने एक स्पेशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है। स्पेशलाइजेशन मींस जिस भी फैकल्टी की जिस सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन है, वो उसी सब्जेक्ट को पढ़ाएगा। अब आप सीआईपीसीसी का ध्यान दे लीजिए। सीआईपीसीसी में 2 टॉपिक हैं, डायरेक्ट टैक्स भी है और इनडायरेक्ट टैक्स भी है। आपने दोनों में डिस्टिंक्शन अच्छे तरीके से देखी।
डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स पार्ट आप कहीं भी देखेंगे, पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी चेक करेंगे, दोनों पार्ट एक ही टीचर पढ़ाता है, डायरेक्ट टैक्स भी और इनडायरेक्ट टैक्स भी। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली इन दोनों को देखें तो बोथ आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इनकम टैक्स इज प्योरली डिफरेंट एंड इनडायरेक्ट टैक्स इज प्योरली डिफरेंट। तो जिस भी फैकल्टी को डायरेक्ट टैक्स की ज्यादा नॉलेज है उसे इनडायरेक्ट टैक्स की उतनी डिटेल्ड नॉलेज नहीं हो सकती। जिस भी फैकल्टी को इनडायरेक्ट टैक्स की ज्यादा नॉलेज है उसको डायरेक्ट टैक्स की इतनी डिटेल्ड नॉलेज कभी भी नहीं हो सकती। लेकिन पूरे ऑल ओवर इंडिया में जहां भी क्लासेस चल रही हैं, हर जगह एक ही टीचर दोनों पार्ट पढ़ाता है। लेकिन प्रो एजुकेशन में क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, आपके अंदर सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनने की कैपेबिलिटीज इनकलकेट करने के लिए हमने आईपीसीसी टैक्सेशन में भी इनडायरेक्ट टैक्स पार्ट को सेपरेट किया और डायरेक्ट टैक्स पार्ट को टोटली हमने सेपरेट कर दिया। इसका मतलब डायरेक्ट टैक्स पढ़ाने वाले टीचर की सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन है डायरेक्ट टैक्स के अंदर, वही टीचर आपको सीए फाइनल लेवल पे डायरेक्ट टैक्स भी पढ़ाएंगे। और वो सिर्फ आपको सीए फाइनल लेवल पे डायरेक्ट टैक्स नहीं पढ़ाते, उनके कंपनी कॉर्पोरेट लेवल पे भी बहुत सारे लेक्चर्स लगते हैं जो अपने सीए फाइनल लेवल को वो डिस्कस करते हैं, और छोटा छोटा उसमें से पार्ट वो आईपीसीसी लेवल में भी डिस्कस करते हैं, जिसपे आईपीसीसी लेवल में ही स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट के बारे में इन डेप्थ नॉलेज मिलना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो हमारे कॉर्पोरेट सेमिनार्स चलते हैं ऑल ओवर इंडिया में। हम सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट को भी कंसल्टेंसी देते हैं, सब जगह हमारी कंसल्टिंग चलती है। अब इतनी नॉलेज के बाद हम सीए फाइनल में इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट आपको पढ़ाते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट पढ़ाने की वजह से हम वही नॉलेज आपको सीआईपीसीसी लेवल पे भी देते हैं, ताकि यहीं से ही आपका डोमेन थोड़ा सा टैक्सेशन में स्ट्रांग हो जाए। क्योंकि सीए इंस्टीट्यूट में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट टैक्सेशन के ऊपर होती है बाद में, इसलिए ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपने आईपीसीसी लेवल पे ही मास्टरी कर ली तो आपको ट्रेनिंग अच्छी मिलेगी। ट्रेनिंग अच्छी मिलने की वजह से आपको सीए फाइनल में अच्छा समझ आएगा, उसके बाद आप एक सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट। सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है जो सीए बनते बनते ही सारी कैपेबिलिटीज को पूरा करे, सारे सब्जेक्ट्स की स्पेशलाइजेशन को कवर करे, वो होता है सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्योंकि अगर आपने ये सारी चीजें सीए की, अगर आपने ड्यूरिंग द कोर्स ठीक नहीं करी तो आपको सीए बनने के बाद 5 साल और लगेंगे ताकि आप सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सके। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए प्रो एजुकेशन ने एक इनिशिएटिव लिया है जिससे कि आपको सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन मिलेगी, ताकि आप अपने आईपीसीसी लेवल से ही अपना ब्रॉड ओवरव्यू एक कवर करें और अपने सीए के करियर में सबसे अच्छी शुरुआत करें। तो थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर। आई रियली थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर योर हियरिंग। सो लेट्स connect all of us and we'll look back to you in our next session. Thank you.